डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर बरतानिया में मौजूद हैं, जहाँ इलाकाई इस्तेकाम कॉन्फ्रेंस में वो शिरकत भी करेंगे। उनका ये दौरा कितना अहम है? अहम है, वहाँ से देखते हैं कि क्या खबर आती है। ज़ाहिर मुलाकातें होंगी और उसके बाद जो पूरा ग्लोबल एक सिनेरियो नया जन्म ले रहा है, तो उसमें किस तरह से जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी तैयार करते हैं हम, ये अहम है। और बाकी जो रीजनल इवेंट्स हैं वो इतनी तेज़ी से उनमें वाक़यात जन्म ले रहे हैं कि इस दौरान ये सारी मुलाकातें जो हो रही हैं किसी भी लेवल पे हों, वो यानी बहुत एक्टिव है इस वक्त। सारी दुनिया जो है वो एक्टिव है। अक़वाम मुत्तहिदा में मीटिंग्स हो रही हैं, इधर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उधर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। अच्छा, जो सबसे जो अहम इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि कल सऊदी अरेबिया में रियाद में जो मुलाकात हुई प्रेसिडेंट पुतिन की टीम की और प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम की, उधर से 2 अरकान शरीक थे, इधर से 3 अरकान शरीक थे। उसके बाद जो है वो एक जो भूचाल सा है वो मज़ीद उसमें तेज़ी आ गई है ग्लोबल लेवल पे और तेज़ तर वाक़यात हो गए। पहले तो ये हुआ कि जो उस मुलाकात के दौरान हमने ये बात की थी कि बहुत सारे मामला आगे बढ़ाने की बात हुई। जो सोवियत रशियन इन्वेस्टमेंट फ़ंड के जो चेयरमैन हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने ये बात की कि भाई इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, सैंक्शंस ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, वो सैंक्शंस जो हैं वो तो ख़त्म हो या ना हो, लेकिन उसके अलावा उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा ये जो रशियन मार्केट्स हैं, ये कोई $500 बिलियन का अमेरिका को नुकसान हुआ है रशिया के साथ अपनी सैंक्शंस, अपनी वो जो सैंक्शन से हट के, यानी वहाँ पर जो मसनूआत, मुख्तलिफ मसनूआत, मिसाल के तौर पे जैसे कोई अमेरिकन फास्ट फूड चेन थी, मॉस्को में थी, तो उसको भी बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा ये 500 बिलियन की मार्केट है और ये जो है यहाँ पे, तो उसमें यह है कि वीज़ा और मास्टर कार्ड शायद रशिया में कोशिश हो रही है कि फौरी तौर पे वो शुरू हो जाएं। और ये जो अमेरिका से रशिया की डायरेक्ट फ़्लाइट्स, अच्छा इसको वो जो हैं वो इसको ये कह रहे हैं कि भाई ये सारा वो है जो 2022 से पहले था, मतलब इसमें कोई नई चीज़ नहीं हो रही, बल्कि वो था जो सारे मामला चल रहे थे। अमेरिका रशिया दोनों की एम्बेसीज़ में स्टाफ कितना होगा, सफ़ीर का, वो सारा उसी तरह हम उसी तरफ लेके जा रहे हैं जो कि 2022 की जंग से पहले था। तो ये जो है ये एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जो दोनों शख्सियात की मुलाकात है, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात, वो बहुत जल्द करवाने पे बात हो रही है और इस बात के इम्कानात हैं कि वो क्रेमलिन की तरफ से भी बात हुआ है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है, वो उन्होंने मीडिया से एक जगह बात की। एक तो उनका इलॉन मस्क के साथ इंटरव्यू है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, लेकिन वो उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन पहले जो उन्होंने रिपोर्टर्स के साथ एयरफोर्स 1 में ट्रैवल करते हुए बात की, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरी मुलाकात हो, और बेशक इसी महीने हो जाए। अब इस महीने में तो ये तो 28 दिन का महीना है, तो इस महीने में अगर मुलाकात, तो इसका मतलब है कि अगला हफ्ता या 8 दिन। तो उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूँ इसी महीने में हो जाए मुलाकात। तो इसमें जो है अब अच्छा, क्रेमलिन की तरफ से ये बात की गई कि जी बिल्कुल इसी महीने हो सकती है, प्रेसिडेंट पुतिन इस महीने अवेलेबल हैं बिल्कुल, और अगर नहीं होती इस महीने तो पहली दूसरी फौरी तौर पे हो सकती है, लेकिन हमारी तरफ से जो है वो तैयारी है। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की 1-on-1 मीटिंग, या ये कि उनकी डेलीगेट्स के साथ मीटिंग अपने, लेकिन खुद प्रेसिडेंट ट्रंप मिलना चाह रहे हैं जल्द से जल्द। अच्छा, अब ये मुलाकात कहाँ पे होगी? सऊदी अरेबिया में होगी, कहीं और भी हो सकती है क्या, लेकिन ये कि मुलाकात की उन्होंने बात कर दी आगे। अच्छा, अब सूरत हाल इसमें इतनी जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं वो इस कदर नाराज़ हैं और इस कदर वो गुस्से में हैं कि वो जो हैं वो जब तुर्किया गए, तो वहाँ से उन्होंने सऊदी अरेबिया आना था आज, जो कि कल हम बात कर चुके थे कि वो मुलाकात के अगले दिन सऊदी अरेबिया जाएंगे। उन्होंने तुर्किया में कहा, तुर्किया में उन्होंने ऐलान किया कि मैं सऊदी अरेबिया नहीं जाऊँगा, और ये मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक सतह पे उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। उसकी वजह ये है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, टर्की,
मेरा ख्याल है कतर ने भी, इन सारे मुल्कों ने दरमियान में जब ये बहुत कशीदगी थी यूक्रेन और रशिया की, तो इस दौरान जो कैदियों के तबादले होते रहे हैं और जो गंदम की डील हुई है, ये मुल्क जो है इन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। तो सऊदी अरेबिया का उन्होंने दौरा, ये कहा कि मैं ये दौरा नहीं जाऊँगा सऊदी अरेबिया। अभी तक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन यकीनन अगर वो वहाँ पे प्रेसिडेंट अर्दोगन से मिले हैं या यूएई में उनकी मुलाकात जो है वो यूएई के सदर से हुई है, तो गालिब इम्कान यही था कि उनकी वली अहद से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि मैं तो वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मुझे इस मुलाकात से बाहर रखा गया। इसी दौरान जो है वो मुख्तलिफ जो ज़राए के हवाले से जो खबरें चल रही हैं मीडिया में, वो ये है कि ये फ़ैसला जो है ये सऊदी अरेबिया का नहीं था कि ज़ेलेंस्की को ना बुलाया जाए, बल्कि सऊदी अरेबिया शायद चाहता था कि वो, लेकिन अमेरिका और जब रशिया की तरफ से बात हुई कि नहीं हम 1-on-1 करना चाहेंगे, तो फिर सऊदी अरेबिया ने ज़ाहिर है ज़्यादा बात उसमें नहीं की। लेकिन ये सऊदी अरेबिया की वजह से उनको नहीं रोका गया ज़ेलेंस्की को। ये तो खुद अमेरिकन की और रशियंस की थी कि जी ज़ेलेंस्की बीच में नहीं बैठेंगे। तो इसके ऊपर जो है वो ये बात भी बाहर आ रही है कि जी सऊदी अरेबिया तो चाहता था, और जाहिर है कि वो पहले 2 मिले, आगे जाके सब बैठ जाएं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वो चले गए, वापस वो कीव पहुंच गए। अच्छा, इसी दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है वो उनकी गुफ्तगू और उनके इंटरव्यूज़ और बाकी सब, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो बंदा है ज़ेलेंस्की, इसकी तो 4% लोगों ने, उन्होंने पूछा कि जी वो तो आपके बारे में ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा इसकी तो कोई वो हैसियत नहीं है, इसकी तो 4% जो पॉपुलैरिटी है मुल्क में, इसकी तो 4% है पॉपुलैरिटी। अच्छा, अब ये है कि इसके ऊपर ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने कहा कि ये तो डिसइंफॉर्मेशन के बबल में रहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, जो डिसइंफॉर्मेशन का एक गुब्बारा है या बबल है या बुलबुला है, जो भी उसे कहें, उसके आसपास उनके वो लोग हैं जो उनको डिसइंफॉर्मेशन देते हैं। और मेरी तो यहाँ जो पोल्स हुए हैं उसमें तो 57% मकबूलियत है मेरी। ये ध्यान में रखें कि इलेक्शंस होने थे मई में जो नहीं हुए, यानी वो एक एक्स्ट्रा उनको वो मुद्दत है जो वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की जो है बड़े गुस्से में है। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क को किसी सूरत भी नहीं बेचूंगा, और वो जो मिनरल्स की मेरे पास लेकर आए थे मैं उस पर बिल्कुल, हाँ अगर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें तो फिर मैं उनसे बात करने को तैयार हूँ। मेरा ख्याल है इट्स टू लेट। जो आज उनका लहजा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का, तो वो काफ़ी उनका तल्ख लहजा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने यूरोप के मुल्कों को भी रगेद दिया। उन्होंने कहा कि नेटो के बगैर तो मुझे किसी मुल्क की फ़ौज नहीं चाहिए, नेटो होगा तो मुझे, जो मुल्क कह रहे हैं कि हम अपनी अपनी फ़ौजें भेज देंगे, तो उन मुल्कों की तो मुझे फ़ौज नहीं चाहिए। इसी दौरान ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन जिन्होंने मीटिंग की थी यूरोपीय रहनुमाओं की, ईयू के कुछ मुल्क उसमें बड़े अहम मुल्क आए थे, और इसी दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप से भी मीटिंग उनकी गुफ्तगू हुई थी। तो जर्मन चांसलर ने तो कह दिया था कि जर्मनी अपनी फ़ौज नहीं भेजेगा। पोलैंड ने भी कह दिया था कि हम भी अपनी फ़ौज नहीं भेजेंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड कैसे भेजेंगे? यूक्रेन तो मेंबर नहीं है नेटो का, तो यूक्रेन को कैसे हम सिक्योर करेंगे? तो सिक्योरिटी की गारंटीज़ तो सिर्फ पुतिन और ट्रंप ही दे सकते हैं यूक्रेन की। तो हम दरमियान में जाएंगे तो हम सकिन हो जाएंगे, हमारा क्या ताल्लुक़ है इस मामले से, या पीस कीपर्स हैं यूएन के। तो लेकिन साथ ही आज ये हुआ है कि फ्रांस की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम भी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेज रहे। अच्छा, सिर्फ बरतानिया अब ऐलान कर चुका है बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे, तो बरतानिया तो ईयू का मेंबर नहीं है, लेकिन बरतानिया के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बरतानिया के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है अगले चंद दिनों में। तो उन्होंने वो रोल प्ले करना है कि उन्होंने यूरोप का केस भी लड़ना है, लेकिन यूरोप के लोग कह रहे हैं कि वो हमारा केस प्ली करेंगे सामने, या वो ये कहेंगे कि जी आप ईयू पे डाल रहे हैं इतने टैरिफ्स, तो हम तो ईयू का हिस्सा नहीं, हम तो अलग हैं, तो बरतानिया को अलग से देखें आप। तो एक यूरोप के अंदर भी कन्फ्यूजन है। उनके कुछ मुल्क ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि भाई बरतानिया जो है ये यूरोप की कैसे नुमाइंदगी करने जा रहा है, लेकिन बरतानिया कह रहा है कि हम एक ब्रिज का रोल प्ले करेंगे ईयू के मौजूदा रहनुमाओं के दरमियान। और तो एक वहाँ पे एक मामला जो हैं बड़े अजीब से हुए हैं। अच्छा, इसमें जो अब इशू ये है सारा कि यूरोप के अंदर ये भी डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि अगर तो ये बात यूरोप मान लेता तो फिर वो ज़ाहिर अमेरिकन ट्रूप्स भी रहती, अब वो अपना ख़र्चा कितना बढ़ाएंगे आगे। वहाँ पर जो है वो 65 से 95 हज़ार फ़ौज है। अगर हम देखें तो मुख्तलिफ यूरोप में जो अमेरिकन बेसिस हैं, अगर हम स्लाइड्स दिखा सकें तो ये जो बेसिस हैं
अच्छा, अब ये तो अगर हम फर्स्ट स्लाइड देखें ना, हेयर टू स्टे और बाउंड टू लीव, अब ये जो यूनिफाइड यूरोपियन कमांड है, तो ये मुख्तलिफ जगहों पे जो अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हैं, ये जो हैं ये वहाँ पे हैं। अब सवाल ये है कि इसमें से कितने, और अगर हम सेकंड स्लाइड देखें तो ये बेसिस हमें नज़र आती हैं, किन मुल्कों में बेसिस नहीं हैं, किन मुल्कों में हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो 65,000 और उसमें आप इंक्लूड कर लें रिजर्व्स को, बाकी मिलो के, तो काफ़ी एक तकरीबन लाख के करीब या 95,000 या लाख के करीब फोर्सेस मौजूद हैं। कुछ रिजर्व्स भी हैं, कुछ परमानेंट भी हैं, कुछ रोटेशन पे भी होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस हैं, तो उनकी तरफ से, अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से कहा गया है कि हम फौरी तौर पे पुल आउट नहीं कर रहे, फौरी तौर पे। लेकिन यह है कि इससे पहले वो बात आ चुकी है कि भाई इतनी ज़्यादा फ़ौजों की ज़रूरत क्या है, अमेरिका तो अपनी कॉस्ट कटिंग करने जा रहा है। ये जो DOGE है, आज थोड़ी देर के बाद ये रिलीज़ करेगा, आज से शुरू कर देगा डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर, यानी पेंटागन में कितने जो लोग हैं, ज़्यादा हैं, कितनों को होना चाहिए, कितनों को नहीं होना चाहिए। और वहाँ पर 9.5 लाख लोग ऐसे हैं जो पेंटागन में जो सिविलियंस काम कर रहे हैं, और सिविलियंस में बहुत बड़ी तादाद जो है वो रिटायर्ड वेटरन्स की भी है। तो वो जो लिस्टें हैं वो आज, यानी कितने लोग पेंटागन से फारिग होते हैं और कितने लोग रखे जाते हैं पेंटागन में, 9.5 लाख वो हैं। 13 लाख फ़ौज है, 9.5 लाख वो हैं, बाकी मेरे ख्याल से इतने ही शायद वो रिज़र्व्स या कोस्ट गार्ड में भी हैं, 13 लाख के करीब या आगे पीछे। लेकिन यह है कि वहाँ पर जो सिविलियंस काम कर रहे हैं, यानी जो कि जिसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं, वो आज उनकी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो उनकी छांटी होने जा रही है। अच्छा, उसके नतीजे में और कोर्ट जो है, उस एक कोर्ट ने ये रूलिंग दे दी है कि जी ये जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यानी पहले तो ब्लॉक किया था ना, एक कोर्ट की ये रूलिंग आ गई है, तो वहाँ पे अदालतों के अंदर भी एक मामला उलझे हुए हैं अमेरिका के अंदर। तो ये जो तनाव पैदा हुआ है, इसमें अब यूरोप के लिए ये देखना है आने वाले दिनों में, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि यूरोप जो है वो यूरोप अपनी हिफाजत खुद करे। मतलब ऐसा कभी भी, या तो यूरोप लड़ता रहे आपस में, या तो यूरोप की लड़ाई होती रही है, या ये है कि यूरोप जो है वो ये बड़ा मुश्किल है देखना कि यूरोप जो है वो अपनी सिक्योरिटी कैसे करेगा। और पहली बात तो ये कि यूरोप से क्या मुराद है, यानी इससे पहले भी तो ये था ना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मन अपने आप को देख रहे हैं, ब्रिटिश अपने आप को देख रहे हैं, फ्रांस अपने आप को देख रहे हैं, आपस में बल्कि इत्तेहाद बन गए, उधर ही इत्तेहाद थे, उधर ही लड़ाई हो रही थी। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि वो सारे मिलें और मिल के वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जाएँ। कई मुल्क हैं जो सोवियत यूनियन के साथ हैं, मिसाल में हंगरी है, बाकी मुल्क हैं। लेकिन ये है कि वहाँ पर एक परेशानी है बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे जो कल भी बात की थी, ईस्टर्न फ्लैंक के मुल्क हैं वो तो बहुत परेशान हैं इस वक्त कि अगर नेटो यहाँ से निकल गया तो हम कहाँ से बुलाएंगे फ्रांस को या जर्मनी को या बाकी इटली या स्पेन की फ़ौजें आके हमसे यहाँ पे आके क्या रशियन आर्मी से लड़ेंगी। तो एक वहाँ पर एक क्यास है, बहुत अच्छा खासा वो क्यास है, जो कि क्यास आने वाले दिनों में जिसकी अलामात पूरी दुनिया पर ज़ाहिर होंगी, यूरोप के अंदर भी ज़ाहिर होंगी। यूरोप के अंदर इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ये जो एड आती है बाहर से आगे पीछे, उनको इमिग्रेशन जो इलीगल या लीगल इमिग्रेंट्स भी हैं, जो जिनके केसेस वैसे जो भी है उनका, तो वो सोशल सिक्योरिटी ये वो बहुत सारे मामलात पे कटौती लगने जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है वहाँ पे। और साथ ही ये जो मतलब उसमें अब ये पॉसिबल है कि रशिया के साथ अगर उनकी ट्रेड खुल जाए तो उनको ऑयल सस्ता मिले, या उनके जो, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि फिर वो रशिया की जो मार्केट्स हैं उनको अमेरिका कह रहा है कि आप भी हमारे पास आएँ, यूरोप में ना जाएं बल्कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। ये बड़ी अजीब सी बात है कि रशिया अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करे और अमेरिका रशिया में इन्वेस्टमेंट करे। अच्छा, ये तो मामलात आगे एक बड़े अजीब से एक हिजानी सी कैफियत है पूरी। इन सारे वाक़यात को में चाइना ऑन बोर्ड है, ये ज़हन में रखें, चाइना ऑन बोर्ड है रशिया के साथ, मुकम्मल तौर पे चाइना ऑन बोर्ड है। और चाइना जो है ना वो यानी जहाँ पर हम ये पिछले यानी जो आप समझ लें कि पिछले 40 साल या 50 साल या 70 साल जब से भी हम देखें, तो जहाँ हर रोज़ अमेरिका लड़ता रहा है, ये साथ साथ नेटो भी लड़ता रहा है कहीं ना कहीं, तो चाइना ने कोई जंग नहीं लड़ी इस पूरे अरसे में। इस पूरे अरसे में चाइना की कोई जंग नहीं हुई, सवाए एक उनकी जो जंग वियतनाम के साथ मुख्तसर सी शायद 79 में हुई थी, उसके बाद चाइना की जंग नहीं हुई कोई भी। चाइना जो है वो दूसरे अंदाज में
दुनिया को देखता है, और चाइना ने सारी अपनी एनर्जीज़ और सारा जो प्लानिंग है वो सारा चाइना ने रखा हुआ है फ्यूचर के लिए। तो बाकी मुल्क जो हैं वो लड़ लड़ के वो ब्लीड हो गए हैं, मईशतें तबाह हो गई हैं, लोग वहाँ पे आ गए हैं, मतलब इमिग्रेशन के इश्यूज़, बहुत बेशुमार इश्यूज़ हैं, मईशत, कैसे आना है, कैसे रहना है, कैसे, मतलब एक अच्छा खासा वहाँ पे यूरोप के अंदर जो है वो ऐसा सिनेरियो है जो लीडरशिप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।